पैर बड़ा हाथ हो जाता है। अबे मिठाई का डब्बा नहीं है। चलो ठीक है, अब आ अबे ठीक है, अबे नहीं कर पाए। कौन सा लगा? नहीं पता। लास्ट टाइम में हम लोगों ने, रुक जाओ ना, शांत रहो बस 2 मिनट, वो मैं एडिट कर दूंगा। चलो ठीक है, देखो अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। मतलब क्या आया था आंसर, अगर देखोगे आई बराबर आया था एन ए वी सफिक्स डी इंटू ई, यही आया था। ये किस में रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। और अगर हम लोगों ने एक पढ़ा था करंट डेंसिटी जे, या सिर्फ जे लिख दो, जे बराबर होता है आई बाई ए, करंट अपॉन एरिया। तो अगर अपन क्या करेंगे, इसमें ए से डिवाइड कर दें, मतलब ए को हटा दें, यही ना मतलब हुआ। इसमें ए से अगर डिवाइड करेंगे इस रिलेशन में, तो ये तो ए से कट जाएगा, तो एन ए वी डी। ये रिलेशन किस में है, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में। इसको याद रखना डायरेक्ट, ये फार्मूले को भी याद रखना है, ठीक है। एन क्या है इधर पे, व्हाट इज एन, एन यहाँ पे क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, या फिर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहता है मोस्ट ऑफ टाइम में। ए क्या है यहाँ पर, एरिया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जनरली अपन वायर को क्या मानेंगे, सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर करके निकाला जा सकता है अगर रेडियस और डायमीटर दिया रहेगा। वी डी निकालना रहता है या दिया रहता है। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है। अभी तो अपन पिछली क्लास में पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, इतना सारा पढ़ा, पूरा रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन और देखें कि जैसे मान लो कंडक्टर है, वायर, वायर को अपन लोग कैसे मान रहे थे, सिलेंडर। एक वायर है, सिलिंड्रिकल एज्यूम कर सकते हैं अपन इस वायर को। ठीक है। अब देखो इस वायर में बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अपन ने बैटरी वगैरह लगाई है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है, बैटरी लगा दी इधर पे, बैटरी कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर पर, तो यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे। उन इलेक्ट्रॉनों में फोर्स कहाँ लगता है, इधर। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, सब किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, इस एवरेज वेलोसिटी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सबकी वेलोसिटी वी डी होगी, सभी इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से इस तरफ आ रहे हैं। ये वाला पॉजिटिव एंड है, ये वाला नेगेटिव एंड है। मैंने बताया था अगर ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो थोड़ा सा एक रिलेशन और बता रहा हूं, अपन आगे बात करने वाले ओम्स लॉ की। तुम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कभी कभी, 10th में पढ़े होगा, है ना। V इज इक्वल टू आई आर, है ना, जहां पे R क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे अपन क्या बोलते रहे, रेजिस्टेंस। देखो थोड़ा सा अपन 12th में आ गए हैं तो अपने लिए ये फार्मूला नहीं है V बराबर आई आर, थोड़ा सा उसको समझें कैसे आता है वो। तो यहाँ पे देखो ये अपन ने रिलेशन जो देखा था। अच्छा E को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपन ने बैटरी लगाई इधर पे, बैटरी के कारण क्या आया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E। हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, हाँ अपन ने उसमें पहले ही पढ़ा था रिलेशन, एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, V बराबर, सही बोल रहे, V बराबर E इंटू डी, है ना। तो एक्चुअली में
ये जो E बराबर हो जाएगा V/d हो जाएगा। ये कहाँ पे पढ़े थे अपन ने ये पढ़ा था E बराबर -dV/dx पढ़ा था। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। कहाँ पे पढ़ा था ये? याद ही नहीं होगा। चैप्टर 2 में ही पढ़ा है अपन ने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ड्यूल नेचर कहाँ से आ गया? ड्यूल नेचर लास्ट चैप्टर है। dV को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और dx हो गया डिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस अगर लिखा जाएगा तो वो E के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो E है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, जितना अपन ने लगाया है। इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये वाला। इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या E को हम लोग लिख सकते हैं V/L, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या माना था अपन ने? इस कंडक्टर की लेंथ L है और इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V/L। यहाँ D की जगह क्या लिखेंगे? D मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो लेंथ के बराबर है कि नहीं? तो इस रिलेशन को अपन लगाने वाले इधर पे, तो हम लोग E को यहाँ पे लिख सकते हैं V/L। यहाँ पर V क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी नहीं है। और L क्या है? लेंथ, या इन दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस है, A और B के बीच। मतलब कंडक्टर की लेंथ हो गई एक प्रकार से। जो वायर है, ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर की लेंथ है। ठीक है, तो हम E को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ये हो गया। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन है इधर पे। इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्स लग रहा है। और कितना फोर्स लगेगा? अपन जानते हैं E बराबर होता है F/Q होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? Q है ना, या हाँ ये हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपन ने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया m है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो E है। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो एजम्पशन था जो कल अपन ने किया था, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है? L, यही है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ कंडक्टर, वो है अपन ने अज्यूम कर लिया V। इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपन ने एज्यूम किया V∗D। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट, ये पढ़ चुके हैं सब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अपन जानते हैं। अब देखो अपन लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? हाँ, फोर्स हो जाएगा Q × E। Q मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बड़ा E। ये फोर्स हो गया, छोटा E इंटू छोटा E क्या हो गया? चार्ज। फोर्स होता है Q × E। Q मतलब चार्ज। तो मतलब अपन इसको डायरेक्ट F बराबर ऐसे लिख सकते हैं। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है ये, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये फोर्स लगेगा जैसे ही अपन बैटरी लगाएंगे ना, है ना। ये कहां से आया ये वाला रिलेशन? अभी पूछोगे तुम लोग। ये अपन ने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। इंटेंसिटी का फार्मूला है, इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इंटेंसिटी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू चार्ज। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, F की वैल्यू आएगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर कहीं पे हमें इंटेंसिटी पता है तो हम उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमें पता है इस पूरे रीजन में इंटेंसिटी E है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? चार्ज इंटू इंटेंसिटी का यूज अपन क्यों करते हैं? फोर्स निकालने के लिए, है ना। अभी अरे नया है ना, मैं बता रहा हूँ, ये नई चीज बता रहा हूँ मैं, वो नहीं बता रहा हूँ, वो तो हो गया कंप्लीट। अरे सब चीज है, थोड़ा सा फोर्स की बात कर रहे हैं इधर पे।
बस बाकी सब वही है अगर ध्यान दोगे तो। चलो ठीक है, F इज इक्वल टू ये आ गया। और अपन जानते हैं जैसे अपन एक्चुअली में क्या कर रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉनों पे मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी। अब जैसे अपन ने बैटरी लगाया तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। तो जब किसी पे फोर्स लगता है किसी बॉडी पे तो उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma से अपन क्या निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास अपन ने a माना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सपोज करो वो a है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F इज इक्वल टू ma भी होता है। तो अपन इसे F बाई m लिख सकते हैं। m क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, E इंटू ई, तो A कितना हो जाएगा, ई यही होगा। ये कितना समझ में आ गया, ये रिलेशन A बराबर आ गया छोटा ई इंटू बड़ा ई अपॉन में m। एक्चुअली में हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने एक्सेलरेशन निकाला। अब अपन लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू a प्लस u प्लस ए टी। छोटा एक्सेलरेशन क्या होता है, फार्मूला F इज इक्वल टू ma होता है। तो a कितना हो जाएगा, F बाई एम। F की वैल्यू कितनी, और अपॉन में मास कर दो। मैंने यहाँ पे F की वैल्यू रख दी ना, A बराबर होता है F बाई एम, F की वैल्यू ये है E बाई ई। ध्यान दिया करो, मैं पहले बता देता हूँ, पहले ही बता दिया था, तुम ध्यान नहीं दिए कि F इज इक्वल टू ma से। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मुझे चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पता है। तो मैं पहले इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करूँ, एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। तो देखो इसको जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, और जब ये मूव करते तो टकराते भी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक दूसरे से टकराते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऐसे गया, यहाँ से चला, यहाँ पे जाके टकराया है ना, फिर टकराएगा, टकरा के फिर लौटेगा, या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना। एक बार टकराया, टकरा के यहाँ वहाँ चला जाएगा, फिर कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती रहती है, कोलिजन होती रहती है, टक्कर होती रहती है, ऐसा होता रहता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे नहीं कि 4 ठो बस अपन ने बना दिए, 6 ठो तो तुमको समझाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, लगभग 10 की घात 24, 23 ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में, 10 की घात, समझ रहे हो कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब अगर एक बॉक्स ले ले अपन इतना बड़ा, 1 मीटर, मतलब इससे बड़ा बॉक्स भी ले लेना अपन, इसमें भी अरबों खरबों, कितने बड़ा नंबर इलेक्ट्रॉन है। मतलब चिप में इलेक्ट्रॉन का अगर टुकड़ा, अपन वायर का एक टुकड़ा भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते रहते हैं, है ना। जब टकराते हैं ना, तो इनके टकराने, 2 टक्कर के बीच का जो समय होता है, एक टकराया, फिर अगली जो टक्कर होगी, है ना, जैसे यहां से गया, इधर से इधर आया, देखो एक बार यहां से मान लो ये इलेक्ट्रॉन गया, यहां टकराया, यहां से टकराने के बाद अगली बार जब टकराएगा वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, किसी से जब टकराएगा वो, तो उसे बोलते हैं, सुन ही नहीं रहे तुम लोग, कहां उसको ध्यान दे रहे हैं, कि 2 कोलिजन के बीच के समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक टक्कर हुई, उसके बाद अगला टक्कर होने में, वो किसी से नहीं टकराया, मान लो यहां से टकराया, टकरा के लौटेगा या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो जो समय इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था, अगर याद हो तो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही पढ़ा था, कि मॉलिक्यूल्स टकराते हैं लगातार, वैसी कुछ है ये, कि एक कमरे में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टकराते हैं रैंडमली एक इलेक्ट्रॉन से, और 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में समय वहां भी लगता है, तो अपन वैसे निकालते रहे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो समय, टाइम इंटरवल है, एक बार टकराया, टकराने के बाद अगली बार जो गैप है, अगले कितने समय बाद टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी बोलते हैं उसे श्रांति काल। ठीक है, जब उसका कोलिजन नहीं हुआ, एक कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन होने में कितना समय लग रहा है, या 2 कोलिजन के बीच का समय इंटरवल, टकराते हैं लेकिन बहुत तेजी से टकराते हैं, तो 2 कोलिजन के बीच का जो समय है उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अपन लोग अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखेंगे
उस रिलैक्सेशन टाइम में से कितनी स्पीड मिली, वेलोसिटी, तो अपन लगाएंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अपन को v की जगह देखो इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी अचीव की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर अपन मानते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 थी जब बैटरी नहीं लगाए थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी? जब बैटरी लगाएंगे। उसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 थी। ये इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो उसके पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी नहीं, उसके पहले क्या रहती है? थर्मल वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट। और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन अभी अपन ने निकाला, देखो ई बाई एम। यहाँ पे अपन कहाँ गए वो, इसमें वैल्यू रख सकते हैं ए की, ई बाई एम, ये किसकी वैल्यू है? ए की। और टी क्या मानते हैं? ये जो टी है यहाँ पे लेंगे अपन रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ पे टाउ लिखते हैं, उल्टा जे किसके लिए यूज कर रहे थे अपन? डेंसिटी के लिए। तो ये जो टाउ है मैंने लिखा है, ये कौन सा टाइम है, इसको याद रखना है। टाउ जो है ये है रिलैक्सेशन। तो टाइम कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना अलग, हर जगह एक। हाँ तो ठीक है, अलग अलग मीनिंग होता है, ऐसा थोड़ा नहीं। अब यहाँ पे अपन जब जहाँ जे आएगा, जहाँ टाउ आएगा उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो वीडी की वैल्यू आ गई। वीडी की वैल्यू कितनी आई है? ई एम इंटू टाउ, ठीक है ये। और ये रिलेशन आ गया। और अपन कल जो पढ़े थे अब यूज करेंगे अपन जो रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन अपन ने पढ़ा था? अच्छा एक चीज और सब्स्टिट्यूशन कर दूं मैं, फिर बात करते हैं अपन। अभी अपन ने सीखा था ई को मैं क्या लिख सकता हूं? v बाई एल। यहाँ पर v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन यहाँ पे e को हटा के क्या लिख दें? v बाई एल। तो l और नीचे चला जाएगा। ये कितना को समझ में आया? इधर देख लो, मैंने e की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है v बाई एल, तो बस ऐसा लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के क्या बनेगा? e v और यहाँ पे क्या था? एम एल, और यहाँ पे टाउ। ये कितनों को समझ में आया? मैंने क्या कर दिया है? ई की जगह पे क्या लिख दिया? v बाई एल। अपन पहले भी लिख सकते रहे, उसको किसी भी स्टेप में जाके लिख सकते रहे, चाहे वो पहले ही वहीं लिख देते। ये लिख दिया अपन ने। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई यहाँ से, ये जो अपन ने लगाया। और अपन एक रिलेशन जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। क्या पढ़ा था अपन ने? ये भी पढ़ा, एन ए वी डी इंटू ई, ये है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो I बराबर होता है एन ए वी डी ई। ये इक्वेशन मान लो अपनी है 2 और ये इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या रिलेशन मैं डेरिवेट करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे v की वैल्यू रख दे रहा हूं, अपने पास यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो। अपने पास v डी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रख दो। क्या मिलेगा देखो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? I बराबर एन ए ई वी एम एल टाउ इंटू ई। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा ई का ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। एन ए स्क्वायर ई, देखो एन ए ई स्क्वायर वी, नीचे एम एल है, और यहाँ पर देखो एल। एल कहाँ था? वी को मैं बाहर कर देता हूँ थोड़ी, टाउ ही बचा है ना, ठीक है। मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ एम एल, और क्या टाउ को अंदर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे वी को ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब देखो मैं एक क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, मैं v बाई आई की वैल्यू निकालूंगा। देखो तक v बाई आई की वैल्यू क्या आएगी? अगर मुझे v बाई आई की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? i को इधर ले जाऊंगा, इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले जाऊंगा। जब ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, ये बाकी सब ऊपर चला जाएगा ना। क्या आएगा देखो, एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब तुम लोग बोलोगे ये सब क्या पढ़ा रहे हो, मतलब बता ही नहीं रहे क्या चीज़ है, बस करे जा रहे हो। एक्चुअली में देखो तुम लोग को पता होगा v बाई आई क्या होता है? r होता है। तुम लोगों ने रटा हुआ है v इज इक्वल टू
आई आर, मतलब V अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है? 10th में से तुम लोग को रटा दी हम लोगों ने कि होता है V बराबर आई आर। आर की वैल्यू ये होती है, देखो ये आर एक कांस्टेंट है, इसे ही आर बोलते हैं। ये आर एक पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। देखो किसी भी कंडक्टर के लिए ये वैल्यू फिक्स है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। l लेंथ, गिवन कंडक्टर की लेंथ भी फिक्स रहेगी। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, डिफरेंट कंडक्टर के लिए वो वैल्यू दी रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर, है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन अपन बोल सकते हैं। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो वायर के मोटाई पे डिपेंड करता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये भी फिक्स है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टाउ भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो तुम लोगों ने, अपन ने क्या याद किया था? इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, पढ़ा था? यही था ओम्स लॉ कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो अपन बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पे अपन इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहां पे R लिख देते रहे। एक्चुअली में ये ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ ये है, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है। वो अपन ने याद कर लिया था, इस पूरे कांस्टेंट को अपन वहां पढ़ते नहीं, क्योंकि ये सब समझाएंगे नहीं वहां पे डेरिवेशन, क्योंकि तुमको ये सब पढ़ाया नहीं जाता उधर पे। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड करती है। देखो आर की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है? ये तुम लोग रटा भी होगा कि लेंथ पे डिपेंड करती है। तो देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, याद की होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये नीचे ए लिखा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। पहले अगर 2 सेकंड में टक्कर हो रही थी, अब हो सकता है आधे सेकंड में हो या 1 सेकंड में हो। तो टाउ अगर घटेगा तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सब फैक्टर्स हैं, ये इसी फार्मूले से आते हैं। ये टाउ का टेम्परेचर जो मतलब जो दो टकराने वाले होंगे, जो उसी के बीच का टाइम है, वो ठीक है। नॉर्मल वालों टेम्परेचर नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ वेलोसिटी होगी, टकरा रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक रिलैक्सेशन टाइम होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वेलोसिटी बढ़ती है ना उनकी, तो जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेंगे ना। ज़्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे मतलब टाउ की वैल्यू घट जाएगी। पहले अगर 2 सेकंड में एक टक्कर हो रही थी तो अब क्या होगी? अब हो सकता है 1-2 सेकंड से कम में होगी। अगर टाउ घटेगा तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात हो जाएगी नहीं? ये ओम्स लॉ का प्रूफ है। क्या तो वही है, आर तो वही है क्या? पूरा एक समान बोले प्रूफ ओम्स लॉ आता है क्या? नहीं, मैं देखो आएगा, अब नहीं आता है, पहले आता था। लेकिन मुझे ये बताना है कि आर की वैल्यू, आर का फार्मूला क्या है? आर का फार्मूला ये है। क्या है आर का फार्मूला? ml NaE स्क्वायर टाउ। ये अपन को फैक्टर से याद रखने हैं। अपन को फैक्टर पूछे जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो अपन ये फार्मूले यहाँ से देख के बता सकते हैं ना। और आएगा तो नहीं कर पाओगे क्या? अप्रोच क्या? पहले जैसे इसमें बस अपन को क्या निकालना था? VD, और इस रिलेशन को यूज करना था। कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया? अगर प्रोसीजर को समझोगे तो इलेक्ट्रॉन पे मैंने फोर्स निकाला था, फोर्स से एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन से मैंने वेलोसिटी निकाल ली। जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलेशन मैं जानता हूँ, तो मैं यहाँ से मैंने V/I की वैल्यू निकालूंगा तो एक रिलेशन डेरिवेट हो जाएगा। 4 स्टेप में आ जाता है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम आप बता रहे हो वो तो सब ठीक ही है ना? आर की वैल्यू है ना वो पूरी? आर क्या? ये पूरा हाँ फार्मूला है आर का। जब आर क्या है तो फिर उसको आर से कंपेयर क्यों करना? कंपेयर क्यों करना? कंपेयर क्यों करना? आर का फार्मूला है ना, तो आर के फार्मूले में ये 4 फैक्टर आ रहे हैं। जब आर है तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जब टाउ मतलब घटेगा तो आर बढ़ जाएगा? वही तो है ना आर पूरा। हाँ, तो आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है ना, अलग अलग टाउ के लिए आर की वैल्यू भी तो अलग अलग होगी। अरे तुम नहीं समझ रहे हो, जैसे ये बोल रहे हैं अपन, जैसे I बराबर Q/T बोल रहे हो, तो अगर Q की वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। 2 कूलाम अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 2 चार्ज है, 2 करंट है। 4 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो करंट चेंज नहीं होगा? तो वही बात तो है ना। तो अगर टाउ चेंज होगा तो आर चेंज होगा कि नहीं होगा? अलग अलग मटेरियल के लिए टाउ की वैल्यू या अलग अलग टेम्परेचर पर टाउ की वैल्यू अलग अलग होती है ना। अलग अलग कंडक्टर की लेंथ अलग अलग होगी तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। एक लंबा वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जो छोटे वायर की तुलना में। तो देखो यहाँ से अपन लोग आ गए अब रेजिस्टेंस पे। तो इस फैक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। हिंदी बोलते हैं इसे प्रतिरोध।
बात नहीं करो, ये समझ आ रहा है। इस पूरे फैक्टर को, इस रिलेशन को याद रखेंगे तो R बराबर जो आया है ml na क्या है और e स्क्वायर टाउ। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नीचे है क्योंकि। तीसरा जो है, और कौन सा दिख रहा है, टाउ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। और चौथा फैक्टर जो एक और दिख रहा है तुमको, n है, ये वाला, ये n है, n मास पे नहीं, मास तो कंडक्टर के लिए थोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन के है, इलेक्ट्रॉन का मास है वो, कंडक्टर के लिए बात थोड़ा। कंडक्टर के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो उसका मास तो फिक्स है ना। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, लेंथ, तार की लंबाई कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, टाउ, टाउ टेम्परेचर पे, एन है नंबर ऑफ, अभी बताया ना, इसको क्या बोलते रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे तुम लोग डिफाइन किया ना, कंडक्टिविटी डिफाइन किया है कि कॉपर ज्यादा होती है ना कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या बोलते हैं अपन, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे लकड़ी है, अपन मानते हैं लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसमें अपन मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो तुमने डेफिनेशन रटी हुई है, भगाओ उसको डंडे से, ये है, और गेट लगा देना है। तुम लोग आए हो खोल के, गाय बैठी इधर, अरे तो उड़का देना वो। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे, तो अगर बोला जाए, अपन क्या बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर है। अपन से पूछते हैं कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अरे लेंथ बढ़ाने से घटेगा रेजिस्टेंस कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर एक मान लो, एक अपने पास 1 मीटर का तार है और एक है 2 मीटर का तार, सेम वायर है, कॉपर का ही मान लो, मोटाई भी समझो 1 mm है, लेकिन एक की लेंथ 2 मीटर है, एक की लेंथ 1 मीटर है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 2 मीटर वाले का, क्योंकि अपन ऐसा मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा टक्कर होगी, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली है, तो मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, कह सकते हैं। ठीक है, अपन ज्यादा भीड़, मतलब ज्यादा लंबे रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा भीड़ मिलती है ना अपन को, मान लो रास्ता ज्यादा लंबा है तो भीड़ भी ज्यादा मिलने की संभावना है, भीड़ ज्यादा मिलने की संभावना है, तो हमारी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? पर ऐसा देखा जाए भैया कि अगर एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, बॉक्स की बात नहीं, लेंथ की बात करो तुम। छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स क्या मतलब? अरे तो लेंथ तो अभी ना, जब उसमें बैटरी फिक्स करेंगे तभी तो ये रेजिस्टेंस होगा ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस तो है उसका, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कर बैटरी कभी भी लगाओ तुम, लगाओ ना लगाने से तो फिर तो बहुत कम होगा ना। अब एक छोटा वायर है, बैटरी लगाने न लगाने से कोई लेने देना नहीं है, वो तो जब बैटरी लगेगी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, वो तो अंदर है ना प्रॉपर्टी, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है। वो तो टकराएगा ना, जब छोटा एरिया रहेगा तो ज्यादा टकराएगा, पर बड़े एरिया में तो आराम से अपना फ्लो करेगा। अरे तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, सुनो मैंने क्या बोला, अभी तुम समझते नहीं हो बात को। मैंने क्या बोला कि दोनों लेंथ, मान लो दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, मतलब मैंने बोला 1 mm का ये भी है, तो एरिया की तो बात ही नहीं है। दोनों का एरिया जब सेम है तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? और सब चीज सेम है, मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी कॉपर का बोल दिया, दोनों कॉपर का, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तुमने एरिया तो फिक्स कर दिया ना, ए तो फिक्स हो गया ना, तो अब डिपेंड किस पे करेगा? है एरिया तो दोनों का सेम कर दिया तुमने, अगर डायमीटर सेम है तो एरिया भी दोनों का सेम होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। तो अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है लेंथ पे डिपेंड करेगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, ऐसा बोल रहे हैं अपन। इसके पॉइंट जब अपन इसकी बात कर रहे हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट रख रहे हैं। ऐसे अगर बोला जाए, देखो ओए, अगर हम लोग क्या करें, बाकी सबको फिक्स करके, लेंथ वगैरह को फिक्स करके हम एरिया को चेंज करें, मतलब सेम वायर है, अपन ने क्या किया, एक मोटा वायर ले लिया
और एक पतला वायर है। ओए यहाँ पर कॉपर का वायर है और दोनों की लेंथ भी सेम है। अब अपन ने क्या किया, लेंथ को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर मान लो चेंज नहीं हो रहा, तो अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक मोटा वायर है, मतलब ये थिन वायर है और ये थिक वायर है, ये मोटा है मतलब, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिन वाले का। सीधी बात है, यहाँ पे ये मोटा है मतलब यहाँ पे जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है। मतलब डायमीटर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, घटेगा, और अगर पतला होगा तो क्या होगा, कम जगह है ना। जैसे यही है दरवाजा, अभी मान लो यहाँ से 4 लोग एक साथ निकल सकते हैं, अगर दरवाजे को अपन चौड़ा कर देंगे तो 10 लोग एक साथ निकल सकते हैं। वो आप पाइप का एग्जांपल नहीं, हाँ वही है। तो सीधी बात है, जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला टाउ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एक्चुअली में वेलोसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, जल्दी कोलिजन होगा, टक्कर जल्दी होगी, टक्कर जल्दी हो रही है मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया है, रिलैक्सेशन टाइम घट गया है मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका बढ़ता है ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन किसका बढ़ता है, कंडक्टर का बढ़ता है, क्योंकि अपन इस चैप्टर में किसको पढ़ रहे हैं, कंडक्टर पढ़ रहे हैं, मतलब कॉपर पढ़ रहे हो, एल्यूमिनियम सब भी। तो ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ टाइम कंडक्टर की। तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टर का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ाने से किसका, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता भी है, किसका घटता है, सेमी कंडक्टर का। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में अभी यहीं पे लिखवा दूंगा, वैसे में ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस किसका बढ़ता है, कंडक्टर का। अभी आगे पढ़ेंगे अपन लास्ट वाला चैप्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता भी है, किसका घटता है, सेमी कंडक्टर का। और टेम्परेचर बढ़ाने से किसी जिसका रेजिस्टेंस बढ़े ना घटे वो क्या है, वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर का टेम्परेचर के कारण उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो किसका, कंडक्टर का, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से किसका रेजिस्टेंस घटता है, सेमी कंडक्टर का। और टेम्परेचर का जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता वो क्या है, इंसुलेटर, समझ रहे। सेमी कंडक्टर अपन लोग पढ़ते हैं, जर्मेनियम पढ़ा, सुना है कभी, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों अपने सिलेबस में है, और भी होते हैं लेकिन ये दोनों सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। तुम्हारे में ऑप्शन में ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा किसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ऑप्शन रहेगा कॉपर, लकड़ी, ऐसा लिखा रहेगा, Cu लिख दे, और लिख दे यहाँ पे वुड, और यहाँ पे लिख दे क्या, Gi, और नन ऑफ दीज। तो किस में टिक लगा के आएंगे अपन, कॉपर में लगा के आएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टर का। कॉपर क्या है, कंडक्टर है। या तो तुमको ऐसा लिख के मिलेगा, यहाँ कंडक्टर, यहाँ पे इंसुलेटर, यहाँ पे सेमी कंडक्टर, नाम लिख के दे दे डायरेक्ट, या तो तुम्हें एग्जांपल देके पूछा जा सकता है। जो मैं समझा रहा है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा, पर सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ कह सकते हैं अपन, हाँ वही बोलेंगे ना, वही टाउ के, हाँ कह सकते हैं। अपना वो टेम्परेचर, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन किसका, ध्यान रखना, कंडक्टर का, बार बार बोल रहा हूँ। तो इस चैप्टर में अपन पूरा किसको पढ़ रहे हैं, कंडक्टर को। सेमी कंडक्टर कहाँ पे पढ़ेंगे अपन, सबसे लास्ट चैप्टर में, और इंसुलेटर की तो अपन बात ही नहीं करते। मतलब वायर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ता ही है, ठीक है। ये तुम लोग लिख लो पहले, यहाँ से लिखो पूरा, इसको लिख लो एक बार, हेडिंग वगैरह है, वैसे लिख सकते हो, इसको लिख लो, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ,
या फिर इसको हेडिंग लिख के लिख लो पूरा, टेस्ट में कुछ और टाइप का आ गया तो लिख लो। मैं नहीं दूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये टेस्ट में नहीं देता हूँ, नहीं आता है। अपन को सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए बस, बोर्ड्स में आ गया फिर दिक्कत है नहीं आएगा ना। अरे वो फिर रिस्की कंपटीशन में भी तुमको वो फार्मूला ही इस काम का है, नहीं समझे, आर का फार्मूला, इसको एक बार लिख लो बस। हिंदी में लिखा है क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख दें, चलो लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक के सिरों पर विभवांतर, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है। उसको नीचे इलेक्ट्रॉन एफ मतलब वो फोर्स वाला क्या? हाँ, तो एफ को लिखें फिर आप। फोर्स क्या होता है? एफ ही ना होता है फोर्स। ये बिल्कुल वही है, जो ध्यान पढ़ोगे तो उसके जैसे लगता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलेशन जैसे। एक मिनट है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं बंद कर दूँ इसको, ठीक। इसके बाद तुमको लिखता हूँ।